हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 2 यूपीएससी 2021 के लिए और दिस टेस्ट इज स्पेसिफिकली फॉर इकोनॉमी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन कोर एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। ऑप्शन 1 देखिए, वाइल कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल प्राइजेस, हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड्स देम। सोचिए क्या ये सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कोर इन्फ्लेशन इज रिलेटिवली मोर वॉलेटाइल एंड फ्लक्चुएटिंग देन हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये गलत है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन जब फूड एंड फ्यूल प्राइसेस एक्सक्लूड करता है, इट मीन्स जो डेली बेसिस पे जिनका प्राइसेस अप डाउन करता है उनको ये एक्सक्लूड करता है, तो ये वॉलेटाइल एंड फ्लक्चुएटिंग नहीं होगा, ये स्टेबल होगा। हालांकि दूसरी तरफ है जो हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो इंक्लूड करता है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन वॉलेटाइल एंड फ्लक्चुएटिंग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कोर इन्फ्लेशन ऑल्सो नोन एज अंडरलाइंग इन्फ्लेशन is a measure of inflation which excludes items that face volatile price movement, notably food and energy. Whenever core inflation rises, RBI increase policy rates to suck excess liquidity from the market and vice versa. ये core and headline inflation का difference है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, Why the Reserve Bank of India is known as the lender of last resort? RBI को lender of last resort क्यों कहते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट देखिएगा, इट प्रोवाइड्स लैंडिंग फैसिलिटीज टू बैंक्स एट ऑल द टाइम्स। या इट इज करेक्ट। इट प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज टू द गवर्नमेंट फॉर मीटिंग इट्स इम्पोर्ट ऑब्लिगेशन। सोचिए, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है ए 1। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम पहले। द प्रियम्बल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द बेसिक फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक एज टू। क्या क्या फंक्शंस है इसके? फर्स्ट है रेगुलेट द इशू ऑफ नोट बैंक नोट्स। Second, keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India. And third, operate the currency and credit systems of the country to its advantages. And have a modern monetary policy framework to meet the challenge of increasingly complex economy. Then, to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. And the other main functions of RBI is banker to government, foreign exchange management and control. तो ये क्या है? ये सभी क्या है? आरबीआई के फंक्शंस है, बेसिक फंक्शंस। क्वेश्चन 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लीगल टेंडर इन इंडिया। जो लीगल टेंडर किसे कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑप्शन फर्स्ट देखिए, इट इज़ अ मीडियम ऑफ पेमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ठीक है। सेकेंड है, इट हैज़ इट्स ऑन इंट्रेंसिक वैल्यू। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब जैसे गोल्ड का अपना एक दाम है, जैसे कि आम आदमी क्या करता है, गोल्ड को परचेस करता है क्योंकि उसका दाम या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, परंतु एक उसका बेसिक दाम रहेगा। परंतु जो करेंसी नोट्स है उसका ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखिए, ऑल लीगल टेंडर्स आर इशूड बाय आरबीआई। जो भी लीगल टेंडर्स है, रुपया है, पैसा है, करेंसी जो भी है, वो आरबीआई इशू करता है सभी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कुछ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ओनली। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। Legal tender is official medium of payment recognized by law. It is used for monetary transactions, fulfills the financial obligations, or to repay public or private debt. The value of the currency notes and coins is derived from the guarantee provided by the issuing authority of these items. ये गारंटी क्या है? जैसे कि हम नोट्स पे देखते हैं आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर, तो आरबीआई गवर्नर ये गारंटी देता है कि हाँ, ये जो जितना भी नोट है, 10 का है, 100 का है, इसकी ये वैल्यू है। ये आरबीआई गवर्नर अपने को गारंटी देता है। तो ये लीगल टेंडर के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन 4 देखिए, कॉन्सिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑन द करेंसी ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दिस ट्रांजेक्शन इंक्लूड द ट्रांजेक्शन इन गुड्स, सर्विसेज एंड असेट्स लाइक फिनेंशियल कैपिटल एंड एक्सेट्रा। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये डेफिनेशन है, रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। देन इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखिए, करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट क्या होता है? द करंट अकाउंट इज यूज्ड टू मॉनिटर द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज को करंट अकाउंट में रखा गया है। दिस अकाउंट कवर्स ऑल द रिसिट एंड पेमेंट मेड विद रिस्पेक्ट टू रॉ मटेरियल्स,
and manufacture goods. It also includes receipts from engineering, tourism, transportation, business services, stocks, रॉयल्टीज फ्रॉम पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सब देखिए ये है करंट अफेयर्स, करंट अकाउंट में इनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, दूसरा तो कैपिटल अकाउंट है वो अलग है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में याद रखिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज रिफर्ड टू एज। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसे कहा जाता है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है द रैपिड रेट ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पोस्ट 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद की जो ग्रोथ है उसे कहा जाता है। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ये देखिए, द हाइपोथेटिकल रेट ऑफ ग्रोथ एज्यूमिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी, ये ऑप्शन भी गलत है। फिर देखिए, द मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन कीपिंग विद इट्स नेचुरल रिसोर्सेज बेस, ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है? ये बी, द स्लगिश रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से पहले जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ थी, जो स्लगिश रेट ऑफ ग्रोथ, उसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। The Hindu rate of growth was a term used despairingly to indicate the low growth rate of Indian economy for more than 3 decades between 50s to 80s, 1950s to 1980s. ठीक है, the average growth of GDP during this period was around 3.5%. उन तीन डिकेड में ग्रोथ कितनी चली थी? 3.5% एवरेज पे, while per capita income grew by mere 1.3%. तो ये थी sluggish rate of growth, जिसे हम कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये क्वेश्चन 6 आया अब। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेरिलाइजेशन रिफर्स टू, स्टेरिलाइजेशन किसे कहा जाता है? तो यह है फर्स्ट ऑप्शन, डेमोनाइजेशन ऑफ करेंसी टू रिड्यूस करप्शन इन शैडो इकोनॉमी, ये गलत है। देन ऑपरेशंस बाय द आरबीआई टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ हाई फिस्कल डिफिसिट ऑन द इकोनॉमी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर ऑपरेशंस बाय आरबीआई टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ हाई नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एनपीएस इन द इकोनॉमी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? सी, ऑपरेशंस बाय आरबीआई टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट्स ऑफ एक्सिस इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी। तो ये स्टेरिलाइजेशन याद रखिएगा, ये ऑप्शन सी। ओके, ये एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। स्टेरिलाइजेशन इज इंटरवेंशन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री in the money market to keep the money supply stable against exogenous or sometimes external shocks such as increase in foreign exchange inflow। और monetary authority कौन है? RBI है। ठीक है, it is a form of monetary action in which a central bank seeks to limit the effect of inflows and outflows of capital on the money supply। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन का ये डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल विद इन द परव्यू ऑफ कैपिटल अकाउंट अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने जैसे बताया कि दो अकाउंट्स होते हैं, एक करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में इन किसको इंक्लूड किया जाता है? ये देखिए, पहला है डिविडेंड्स ऑन फॉरेन असेट्स विच आर अब्रॉड, और गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा? कैपिटल, इसका सही आंसर है सी, 3 ओनली, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। There are two main accounts in the balance of payment, the current account and the capital account। Current account देखिए, it record exports and imports in goods and services and transfer payments। Trade in services denoted as invisible trade include both factory income and non-factory income। तो ये current account की definition। Capital account में क्या है? It includes sale of assets such as money, stocks, bonds, etc। The main components of the capital account includes foreign investment, loans and banking capital। तो ये difference याद रखिएगा और ये categories याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स। जो हाई पावर्ड मनी है वो क्या क्या इंक्लूड करती है? देखिए, ये पहला है इंटर बैंक डिपॉजिट्स विच ए कमर्शियल बैंक होल्ड्स इन अदर कमर्शियल बैंक्स। बी, डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई ओनली। सी, ओनली द करेंसी सर्कुलेशन एंड द पब्लिक वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो इसका सही ऑप्शन ये डी है, पी एंड सी। एक तो डिपॉजिट्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई ओनली एंड ओनली द करेंसी सर्कुलेशन एंड पब्लिक वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। हाई पावर्ड मनी क्या होता है? द टोटल लियाबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द आरबीआई इज कॉल्ड द मॉनेटरी बेस और हाई पावर्ड मनी। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ करेंसी
that is notes and coins in circulation with the public and vault cash of commercial banks, and deposits held by Government of India and commercial banks with RBI. It is also called as reserve money और monetary base as it acts as a basis for credit creation. ये याद रखिएगा, हाई पावर्ड मनी को रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस कहा जाता है. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The marginal productivity of labor force becomes zero in which of following types of unemployment. जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर फोर्स की वो जीरो हो जाती है, ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है? तो इसका सही आंसर है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द टर्म मार्जिनल प्रोडक्टिविटी refers to the extra output gained by adding 1 unit of labor. All other inputs are held constant. ठीक है. Disguised unemployment क्या होता है? It is a kind of unemployment in which there are people who are visibly employed but are actually unemployed. यह है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, याद रखिएगा. क्वेश्चन 10 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व shows that inflation and unemployment have a stable and inverse relationship. जो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, ये कौन सा कर्व है? ये अक्सर आता रहता है. इसका सही आंसर है फिलिप्स कर्व. देखिए, The Phillips curve is an economic concept developed by A.W. Phillips, stating that inflation and unemployment have a stable and inverse relationship. The theory claims that with economic growth comes inflation, which in turn should lead to more jobs and less unemployment. ठीक है, तो अब इन्फ्लेशन आएगा तो ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, इस कारण से लोग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा. तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में. The concept behind the Phillips curve states that change in unemployment within economy has a predictable effect on the price inflation. So Phillips curves याद रखिएगा. अब है क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following statements correctly defines fiscal deficit? Fiscal deficit के बारे में देखिए क्या है. ये देखिए, एक्सिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन डेट्स क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स. ठीक है, या दिस ऑप्शन इज करेक्ट. देन देखिए, बोरोविंग्स फ्रॉम आरबीआई अब्रॉड एज वेल एज नेट बोरोविंग एट होम. ठीक है, ये भी सही है. एक्सिस ऑफ गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स, नहीं, ये फिस्कल डेफिसिट नहीं है, ये दूसरा है. तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ए एंड बी. ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन देखिए. फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, याद रखिएगा. ठीक है, it is difference between total expenditure and total receipts excluding borrowing. Or non-debt creating capital receipts are those receipts which are not borrowing and therefore do not give rise to debt. Examples are recovery of loans, proceeds from the sale of PSUs. ये ऐसा कह सकते हैं जो गवर्नमेंट की इनकम है वो है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स. क्वेश्चन 12 देखिए. Mahalanobis model adopted in the second 5-year plan is associated with. जो महलनोबिस मॉडल है वो किसके संदर्भ में है? सोचिए. करेक्ट आंसर है सी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो महलनोबिस मॉडल को इससे याद रखिएगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका. In 1950s, an old Russian model was Indianized by P.C. Mahalanobis, the founder of Indian Statistical Institute and close aide of Pandit Nehru. ठीक है, this model suggested that there should be an emphasis on the heavy industries, which can lead the Indian economy to long-term higher growth path. तो heavy industries पे फोकस किया था. India's second 5-year plan and industrial policy resolution of 1956, which paved the way for development of public sector and license. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. It is calculated by adding residents' investment income from overseas investments and subtracting foreign residents' investment income earned within a country to the GDP, gross domestic product. ठीक है, तो ये सही से पढ़िए एंड इसका आंसर होगा ए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका. देखिए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? It is an estimate of total value of all the final products and services turned out in a given period by the means of production owned by country's residents. GNP is commonly calculated by taking the sum of personal consumption expenditure, private domestic investment, government expenditure, net exports and any income earned by residents from overseas investments minus income earned within the domestic economy by foreign residents. तो GNP याद रखिएगा.
क्वेश्चन 14 देखिए, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के संदर्भ में। ऑप्शन 1 देखिए, इट डिक्रीज द परचेसिंग पावर कैपेसिटी ऑफ ए करेंसी, ओके दिस इज ट्रू। इट बेनिफिट्स बोथ द बॉन्ड होल्डर्स एंड डेब्टर्स, नहीं ये गलत है, इसमें से एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन देखिए, परचेसिंग पावर इज द वैल्यू ऑफ ए करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट वन यूनिट ऑफ मनी कैन बाय, ये परचेसिंग पावर होती है। डेब्टर्स गेन फ्रॉम इन्फ्लेशन, देखिए डेब्टर्स गेन फ्रॉम इन्फ्लेशन बिकॉज दे रीपे क्रेडिटर्स विद रुपीज दैट आर वर्थलेस इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर, तो ये गेन किसको होता है, डेब्टर्स को होता है, तो ये इन्फ्लेशन याद रखिए। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, MFN स्टेटस। देखिए, इट रिक्वायर्स दैट concessions or privileges to one nation shall be extended to all the WTO member countries. Second है, under the MFN the countries can give a special access to the markets in goods to both the developed and the developing countries. सोचिए, तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली, दैट इट रिक्वायर्स दैट concessions और privileges to one nation shall be extended to all the WTO member countries, ये है मोस्ट फेवर्ड नेशन की डेफिनेशन। एक्सप्लेनेशन देखिए, Under the WTO World Trade Organization agreements, countries cannot normally discriminate between their trading partners. Discriminate नहीं कर सकते। If any country grants one country a special favor, such as lower customs duty rate for one of their products, the same would need to be extended to all other WTO members. मतलब discriminate नहीं कर सकते, सभी प्रत्येक कंट्री के लिए इक्वलिटी होनी चाहिए, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते। ओके, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। तो थैंक यू, कल हम टेस्ट नंबर 3 के साथ आएंगे एंड थैंक यू।